नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आरपीएससी हब में। और आज हम लोग अपनी जो लास्ट सीरीज का जो टॉपिक था डेजर्ट जो चल रहा था उसको आगे कंप्लीट करेंगे। वैसे डेजर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ 5-7 टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और वो टर्म्स इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जो मरुस्थल से संबंधित टर्म्स हैं उनका हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे खड़ीन या प्लाया। प्लाया को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था कि जो तली और थली वाला पार्ट है, तली के बीच में, तली की गहराई में, तल के अंदर, ठीक है, जो अस्थायी झीलें बन जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्लाया। ठीक है, और खड़ीन क्या होता है? देखो, खड़ीन पर्टिकुलर एक इसी एरिया में, मरुस्थल वाले एरिया में ही पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि की जाती है। उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में कृषि की जा रही है, उसे ही बोला जाता है खड़ीन। ठीक है, डायग्राम में देखिए आप, ये जो दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया था थली और तली। ठीक है, यहाँ पे अस्थायी जो झील बन गई है इसे बोला जाता है प्लाया। ठीक है, ये डेजर्ट वाला एरिया है और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि की जाती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं खड़ीन। ठीक है, तो ये टर्म हो गई इंपॉर्टेंट, इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट है रण। रण या टाट। देखिए, डेजर्ट वाले एरिया मतलब हमारे मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो दलदली लवणी युक्त जो भूमि होती है, जो कृषि की दृष्टि से बिल्कुल भी कारगर नहीं होती, अनुपजाऊ होती है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं रण या टाट। ये जो रण वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये मुख्यतः जैसलमेर में ही पाया जाता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया हो गया तो पश्चिमी राजस्थान या शुष्क क्षेत्र हमारे जैसलमेर में पाया जाता है। पोखरण जैसलमेर में आ गया। इसके अलावा भी कुछ रण क्षेत्र हैं जो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। मैप में देखिए, मैप में ये जो जैसलमेर है इसमें पोखरण आ गया, जोधपुर में आ गया फलौदी, बाप, ये नाम है जगह के, बाप के बारे में मैं आगे बताऊंगी। बाड़मेर में थोप, चूरू में ताल छापर या परिहारी रण। ये 4-5 रण हैं, इनके नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिलान वाले क्वेश्चंस में एक तरफ प्लेसेस दी जाती है और एक तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेम दे दिए जाते हैं। तो पोखरण जैसलमेर में, फलौदी जोधपुर में, बाप जोधपुर में, ताल छापर परिहारी रण चूरू में, थोप बाड़मेर में। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में, ये मैंने सारा मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गए हैं कुछ रण, और रण वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थानी है, जिसमें जैसलमेर प्रमुख है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है जलपट्टी या लाठी सीरीज। देखो, जलपट्टी या लाठी सीरीज नाम आ जाए तो आप समझ जाना पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर में ही ये लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है। और ये क्या क्षेत्र है? ये है जो सरस्वती रिवर है हमारी, ठीक है, सरस्वती नदी का एक जल अवशेष वाला पार्ट है। ठीक है, मैप में देखिए, ये शिवालिक से उत्पत्ति हुई सरस्वती नदी की, ठीक है, घग्गर नदी जिसे बोलते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसका जो भूगर्भिक जल अवशेष है, ये क्षेत्र कहलाता है हमारा लाठी सीरीज। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंदर कुछ लंबी लंबी घासें पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं सेवण घास। ये सेवण घास प्रमुख रूप से जैसलमेर में पाई जाती है और ये बहुत ही लंबे साइज की होती है। तो जलपट्टी और लाठी सीरीज की एक विशेषता ये भी हो गई कि यहाँ पे सेवण घास पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में भी प्रमुख रूप से बात करें तो ये जैसलमेर जिले से ही संबंधित है। नेक्स्ट टर्म जो हमारी है वो है ऑकलवुड फॉसिल पार्क। देखो, ये जो पार्क है, हम जो नेशनल पार्क वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, अभ्यारण्य वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये डेजर्ट एरिया से संबंधित है। डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है, पुराने जो फॉसिल्स हैं, जो ट्री फॉसिल्स हैं, जो हमारे प्लांट फॉसिल्स हैं, ठीक है, पुरानी लकड़ियों के जीवाश्म हैं, उनसे संबंधित ये पार्क है। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया है यहाँ पे, ऑकलवुड फॉसिल पार्क, जो कि हमारे जैसलमेर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है बाप। रण वाले पोर्शन में मैंने बताया था बाप के बारे में। ये कहाँ है? ये
टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए जोधपुर में, ठीक है। देखो इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे अपर्दित कंकर पत्थर या अवसाद एकत्रित हो जाते हैं। अपर्दित हिमानी द्वारा, हवा द्वारा किसी भी प्रकार से अपर्दन होने के बाद कंकर पत्थर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। अवसादों का जमाव हो जाता है जिन्हें बोलते हैं संयुक्त रूप से वाटर क्ले, ठीक है। क्ले जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होता है और बॉर्डर जो है बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, बड़े बड़े कंकरों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बाप जो जोधपुर में स्थित है, ये इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट है नखलस्तान या ओसिस, ठीक है। ये ओसिस क्या है, देखो डेजर्ट एरिया में हमें सबको पता है कि पानी बहुत कम होता है, लेकिन कुछ अगर बात करें एक्सेप्शन केस में कि जल की बेसिन होती है, जल द्रोणी होती है, उसके चारों ओर कुछ हरियाली के रूप में छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो जो एरिया होता है जल बेसिन के चारों ओर वाला हरियाली युक्त एरिया, उसे कहा जाता है ओसिस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी धोड़े, धोड़े या धड़ियन जो भी बोले, ठीक है। धोड़े को बोला जाता है कि लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। डेजर्ट एरिया में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो बालू का स्तूप लहरदार आकृति में होते हैं उन्हें नाम दिया गया है धोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है पीवना। देखो पीवना इंपॉर्टेंट है, पीवना कोई रस्म नहीं है यहाँ पे। अगर बात करें जैसलमेर के संदर्भ में कि पीवना क्या है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों से पीवना का क्या संबंध है, तो पीवना जो है वो एक प्रकार की सांप की प्रजाति है जो हमारे राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि पीवना सांप की एक प्रजाति। नेक्स्ट है मरुस्थल का मार्च। देखो मरुस्थल का मार्च का मतलब क्या होता है, मरुस्थल का प्रसार होना, मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल क्षेत्र का फैलना, ठीक है। जिसका ढाल देखें या जिसका बढ़ना देखें तो उसकी दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये मैप में देखिए, ये मैंने एरो बना रखे हैं, तो ये दिशा आपको दिख रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो एरिया वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 85% भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है, और बाकी बचा 15% पाकिस्तान में आता है। तो ये हो गया है हमारा, जो भी मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर से डिनोट कर रखा है, हमारा बची हुई जो भी टर्म्स थी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इनको मिला के हमारा डेजर्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट हमारा 80-90% जो कोर्स है कंप्लीट हो गया डेजर्ट से रिलेटेड, ठीक है। राजस्थान की जो भौतिक इकाई के संदर्भ में बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, पश्चिमी राजस्थान की, तो वो हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट भौतिक इकाई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है अरावली, ठीक है। देखिए रेड मार्कर में मैंने यहाँ पे अरावली के बारे में समझा रखा है, देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया अरावली। अब आप मैप में देखिए, ये मैप में जो मैंने ये डायग्राम में दिखा रखा है रेड कलर से, ये है अरावली वाला क्षेत्र। ये मैं पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारी भौतिक इकाइयाँ 4 हैं, ठीक है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया मरुस्थल, ये अरावली हो गई, ठीक है, ये मैदान हो गए 3rd नंबर पे, और ये दक्षिण पूर्वी पठार हो गए। तो ये 4 भौतिक इकाइयाँ हमें हर डायग्राम में दिखेगी। आज हम बात करेंगे अरावली की, ठीक है। अरावली के बारे में देखो फ्रेंड्स, बहुत डिस्क्रिप्टिवली हमें पढ़ना है, बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ना है। अरावली के 3 भागों के बारे में हमें पढ़ना है। ये देखिए मैप में, ये जो नीचे का एरिया है वो कहलाता है दक्षिणी अरावली, इससे ऊपर जाएंगे तो कहलाएगा मध्य अरावली, और एकदम टॉप पे जाएंगे तो इसे बोलेंगे उत्तर अरावली। तो इन तीनों अरावली के बारे में हमें गहराई से ये पढ़ना होगा कि कौन सी पहाड़ी कौन से क्षेत्र में आती है। अरावली को पहाड़ी क्षेत्र में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे कुल 13 जिले सम्मिलित हैं इस अरावली वाले भाग में। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अरावली। देखो अरावली के बारे में मैंने बताया था मेरे फर्स्ट वीडियो में कि ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, और अगर इसके पीरियड की बात करें, इसका समय, इसका काल, तो वो है प्री कैम्ब्रियन काल। जैसे कि हमने मरुस्थल की बात की थी, प्लिस्टो जो पीरियड था प्लिस्टोकालीन, ठीक है, वो हमारा मरुस्थल है। प्लीस्टोसिन, सॉरी मैंने टर्म गलत बोल दी, प्लीस्टोसिन जो है वो हमारा मरुस्थल का पीरियड कहलाता है, और जो प्री कैम्ब्रियन है वो हमारा अरावली का काल कहलाता है, ठीक है। देखो ये अरावली जो है,
अरावली पर्वत ये एक प्रकार की बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। वलित इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो निर्माण, जो कार्य है, ये निर्मित हुई है, ये वलित रूप में हुई है, तो इसे वलित और अवशिष्ट दोनों पर्वतमाला की संज्ञा दी गई है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो कुल विस्तार है वो 692 किलोमीटर्स में है। और इस 692 किलोमीटर्स के अंदर अगर केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर यानी कुल अरावली का 80% हमारे राजस्थान कवर करता है। देखो, अगर राजस्थान में इतना है तो बचा हुआ कौन कौन से राज्यों में आता है, तो देखिए इसका पूर्ण विस्तार बताऊं तो इसका विस्तार है गुजरात। देखिए मैप में देखिए, ये गुजरात से प्रारंभ होती हुई राजस्थान होती हुई दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक पहुंचती है। गुजरात का खेड़ ब्रह्मा, ठीक है, खेड़ ब्रह्मा में भी पर्टिकुलर बात करें तो गिरनार हिल्स, गिरनार की पहाड़ियां खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होकर राजस्थान होती हुई ये दिल्ली के रायसीना तक विस्तृत है। और इसका कुल विस्तार मैंने आपको बता ही दिया, 692 किलोमीटर है। केवल राजस्थान की बात करें तो 550 किलोमीटर, ठीक है। मैप से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि गुजरात से स्टार्ट हो रही है और दिल्ली तक जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये जो अरावली है, ये राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये एक प्रकार की जल विभाजक रेखा के रूप में भी काम करती है, क्योंकि इसके कारण हमारे संपूर्ण राजस्थान में वर्षा की जो स्थिति है उसमें काफी असमानता पाई जाती है। वर्षा का राजस्थान में असमान होने का, अनियमित होने का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो अरावली भी है। अरावली पर्वतमाला के कारण ही हमारा जो राजस्थान है उसकी स्थिति जो है वर्षा के संदर्भ में वो अलग अलग है। हर जगह वर्षा नियमित रूप से नहीं बल्कि अनियमित रूप से, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अरावली जल विभाजक के रूप में भी राजस्थान के लिए कार्य करती है, ठीक है, जल विभाजक के रूप में होती है ये, ठीक है। इसके कारण वर्षा असमान पाई जाती है और औसत वर्षा की बात करें तो 50 से 90 सेंटीमीटर। अगर अरावली क्षेत्र की वर्षा की बात करें तो 50 से 90 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जो है यहाँ पे अलग अलग होगी, काली, भूरी, लाल प्रकार की, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के जिले हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से जिले अरावली से संबंध रखते हैं। तो काली भी, भूरी भी, लाल, इस तरह की मृदा यहाँ पे पाई जाती है। अगर इसकी जलवायु की बात करें तो उप आर्द्र है। उप आर्द्र का मतलब हो गया, देखिए आर्द्र होता है जो पूरी तरह नमी युक्त हो, ठीक है। शुष्क हो गया जो बहुत ज्यादा सूखा हो, जैसे कि हमारा राजस्थान का डेजर्ट एरिया, पश्चिमी एरिया, ये उप आर्द्र है, ठीक है। तो जलवायु के बारे में अगर बात करें तो ये उप आर्द्र श्रेणी में इसे रखा गया है। जलवायु के अगर और भागों की बात करें तो जलवायु का मैं अलग से वीडियो डालूंगी राजस्थान के बारे में, तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कौन सी जलवायु से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट आबू। माउंट आबू इस अरावली क्षेत्र में ही पाया जाता है। माउंट आबू जो कि राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक बारिश पाई जाती है। यहाँ पर खनिज बहुत आयत में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दर्रे भी बहुत यहाँ पे पाए जाते हैं जिनकी बात। तो फ्रेंड्स ये हमारा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे अरावली के बारे में। इसका विस्तृत जो अध्ययन है वो हम कल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अरावली के जितने भी भाग हैं, जो अरावली 3 भागों में बटा गया है, उनके बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे। इसका विस्तार 13 जिलों में है, उन 13 जिलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें बताने का मेरा उद्देश्य जो था, अगर अरावली पे महत्व से संबंधित क्वेश्चन आता है तो हमारे पास कई प्रकार के कीवर्ड्स हो जाएंगे, जैसे जल विभाजक, उपाद्र जलवायु, दर्रे, खनिज बहुतायत, माउंट आबू का पाया जाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ अरावली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जो अरावली के भाग हैं, जो 3 भागों के बारे में हमें पढ़ना है, वो हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।